बच्चों कैसे हो। मैं सुधा एस बघेल आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 में पाठ 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 7 में हमने पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में पढ़ा। चक्रवात मानव जीवन तथा संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुँचाता है। मतलब पवन, तूफान और चक्रवात में सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुँचाता है? चक्रवात पहुँचाता है हमको मानव जीवन में। और इस पाठ में हम तड़ित और भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। तड़ित मतलब आपने बारिश के समय में बिजलियों का गरजना सुना होगा। बिजली जो किस प्रकार गरजती है उसके बारे में है, उसको तड़ित बोलते हैं। विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होंगी। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। हमने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियाँ निकलते देखी होंगी। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। अब वास्तव में हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानियाँ बरतनी चाहिए। 600 ईस्वी सन से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर को फ्र से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। हमने देखा कि जब आप ऊनी अथवा कोई पॉलिस्टर वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आपको चटचट ध्वनि से चिंगारी तक दिखाई देती है। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक परिघटना ही है, परंतु इस तथ्य को साकार होने में 2000 वर्ष लग गए। अब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए कुछ क्रियाकलाप करेंगे, परंतु उससे पहले हम ये जानेंगे कि जिसे हमने कभी खेला होगा, ऐसे एक प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों में रगड़ते हैं तो पैमाना कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। आप घर पे करके देखिएगा, ऐसा आप लोग कई बार कर चुके होंगे। अपने जो आपके बाल हैं उनको क्या करना है, कंघे को बाल में रगड़ना है और फिर आप उसको किसी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में ले जाएंगे तो वो क्या करेगा, उसको अपनी तरफ और खींचेगा। बॉल पेन की खाली रिफिल लेंगे, जिसे तेज़ी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़कर कागज़ के छोटे टुकड़ों के समीप ले जाएंगे तो वहाँ भी क्या होगा कि वो कागज़ के टुकड़ों को खींचेगा। इस प्रकार आप भूसे, सरसों के दाने और सूखी पत्तियों के साथ भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि रगड़ी हुई जो रिफिल है उसमें आपका हाथ या किसी धातु की वस्तु को लगना नहीं चाहिए। इस प्रकार हम अलग अलग प्रकार के पदार्थ को लेकर अगर रगड़ें, जैसे रिफिल है उसको पॉलीथीन और ऊनी वस्त्र पे रगड़े तो कागज़ के टुकड़ों को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसका मतलब ये है कि वो आवेशित हो जाता है। गुब्बारे को पॉलीथीन, ऊन, वस्त्र और शुष्क बालों से रगड़ेंगे तो आकर्षित होता है, मतलब वो भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। रबर को अगर हम ऊन से रगड़ते हैं तो वो भी क्या करता है, कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करता है और वो भी आवेशित हो जाता है। स्टील की चम्मच को पॉलीथीन, ऊनी वस्त्र में अगर हम घसें तो क्या होगा, वो कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित नहीं करेगा और इसलिए वो आवेशित नहीं होगा। ऐसे ही आप सिक्के ले लीजिए, सिक्के को पॉलीथीन पे रगड़ेंगे तो वो क्या होगा, कागज़ के टुकड़ों को आवेशित नहीं करेंगे और वो आवेशित नहीं होगी, वो आकर्षित नहीं करती है। तो इस पर से ये निष्कर्ष निकलता है कि धातु जो होती है वो क्या करती है, ऊन पे, वस्त्र पे, बालों पर, इन पर अगर इसको घसा जाए तो वो आवेशित नहीं होती है। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इस प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों में रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक को कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। अब हम एक क्रियाकलाप कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, 2 गुब्बारा फुलाएंगे, उन्हें इस प्रकार लटकाएंगे कि एक दूसरे को स्पर्श न करें। दोनों गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे और छोड़ देंगे।
एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ेंगे। कांच की ग्लास को स्टैंड की भांति उपयोग करके इसे ग्लास में रखेंगे। दूसरी रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ के इसे आवेशित रिफिल के निकट लाएंगे। रिफिल का आवेशित सिरा अपने हाथों से नहीं छुएंगे। अब देखेंगे कि क्या होता है। तो क्या होता है यहाँ पर कि एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया है और एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया, परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरी आवेशित रिफिल को आकर्षित किया है। इससे क्या सिद्ध होता है? तो इससे ये सिद्ध होता है कि एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय अलग अलग आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मतलब इससे ये सिद्ध हुआ कि एक ही प्रकार के जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, और अलग अलग प्रकार के जो होते हैं धातु पदार्थ वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। इस प्रकार के आवेश को ऋणावेश भी कहते हैं। जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़ते हुए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रो से निकाल लेते हैं तो दोनों के बीच क्या होता है? आकर्षण हो जाता है। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते। जब आवेश गति करते हैं तो वे विद्युत धारा बनती है। आवेश का स्थानांतरण, आवेश किस तरह से स्थानांतरण होती है ये देखेंगे। मुरब्बे की एक खाली बोतल लेंगे। बोतल के मुंह की साइज में कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लेंगे। इसमें एक चित्र बनाएंगे जिसमें धातु की पेपर की क्लिप घुसाई जा सके। एल्यूमिनियम की पन्नी की लगभग 4 बाय 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी काटेंगे। पेपर क्लिप पर लटकाएंगे। चित्र में दर्शाए अनुसार गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार लगाएंगे कि गत्ते की लंबवत रहे। अब यहाँ हम क्या देखते हैं, ये आकृति में देखिए इस तरह से हमको लगाना है इसको। एल्यूमिनियम की पत्ती की पट्टियाँ पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं। समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फेल हो जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग कर परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु से धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं पन्नी की पट्टियाँ सिमट जाती हैं। इसका कारण है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। तब हम कह सकते हैं कि पन्नी की पट्टियाँ अनावेशित हैं। किसी आवेशित वस्तु को आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपरण कहते हैं। तड़ित की कहानी। तड़ित मतलब बिजली किस प्रकार से बनती है, कैसे होती है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कक्षा 7 में तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर आती हैं। इस प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम सभी पूर्णतः नहीं समझा सकें। बादलों के ऊपरी किनारों के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारणाएं तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति को हानि होती है, अतः हमें अपने बचाव के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। तड़ित से सुरक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? इसके लिए खुला स्थान सुरक्षित नहीं है। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंच जाने की चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान के बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करेंगे। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार तथा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियों और दरवाजे बंद कर लें और उसके भीतर ही सुरक्षित रहें। बाहर अगर खुले में हैं आप तो खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान में ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लेंगे।
किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहाँ कोई शरण स्थल नहीं है तो वहाँ सभी वृक्षों से काफ़ी दूर खड़े रहें। ज़मीन पर न लेटें बल्कि ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठे अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच में रखें। ये आपको आकृति दी है, इस ढंग से अगर आप खुले में हैं तो अपना बचाव कर सकते हैं। घर और भीतर में तो त्वरित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात करती है, इसलिए अब क्या करेंगे, इन चीज़ों को टच नहीं करेंगे। त्वरित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन अथवा बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग सुरक्षित रहता है। किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तारीख फ़ोन से आपकी बात सुन रहा हो तो भी आपको क्या हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। त्वरित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। त्वरित चालक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ की एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफ़ी गहराई से दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप के कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु त्वरित झंझा के समय इन्हें स्पर्श ना करें, जिससे क्या होगा, हमको करंट लग सकता है। ये आकृति में आप देखिए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो है इस तरह का एक त्वरित से बचने के लिए ये लगाया जाता है कि ये सीधा यहाँ से ये क्या करता है, ज़मीन में उसको उतार देता है। इसलिए हमारे जो भवन है, बिल्डिंगें, ये कैसी होती हैं, सेफ रहती हैं। अब हम दूसरे बात करते हैं भूकंप की। भूकंप के बारे में हम जानते हैं कि बहुत पहले हमारे यहाँ ही गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो बहुत काफ़ी नुकसान हुआ था। भूकंप एक ऐसी परिघटना है जिसकी आप आगाही नहीं कर सकते। आप सचोट नहीं बोल सकते कि इस समय, इस तारीख को, इतने बजे इस तरह से भूकंप आएगा। ये कभी भी आ जाता है, आज तक इसकी खोज भी नहीं हो पाई है। तो एक ऐसी परिघटना है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए हैं। यह है भूकंप। स्तर पर जनजीवन संपत्ति को क्षति, बहुत विशाल स्तर पर ये क्या करता है, जनजीवन को क्षति पहुंचाता है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर में उरी तथा लंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात में भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। भूकंप क्या होता है? तो भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है या पृथ्वी की भूपटल के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं, लेकिन भूकंपों के बाद भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूकंप आते हैं। ये देखिए, आपको चित्र दे रखा है। पृथ्वी की इस परत को भूपरपट्टी कहते हैं। भूपट्टी, ये देखिए आप, ये बनी हुई है। पृथ्वी की इस परत एक खंड में, यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब एक दूसरे से रगड़ जाती है तो टक्कर के कारण, यहाँ पर देखिए अलग अलग आप इसके स्टेप दे रखे हैं, के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण भूपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह भूकंप के रूप में दिखाई देता है। ये देखिए, अगर टकराती है तो इस ढंग से होती है और रगड़ती है तो इस ढंग से होती है। यद्यपि भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते तो तभी अभी तक संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा कौन सा समय, कौन सा स्थान होगा, इसकी भविष्यवाणी हम कर सकते नहीं हैं। पृथ्वी पर भूस्पंद, ज्वालामुखी के फटने तथा किसी उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल हो जाती है वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक हो जाती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा
वहन क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र काश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय समस्या, उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान हैं। ये देखिए यहाँ पर किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। यदि विनाशकारी भूकंपों को रिक्टर पैमाने का परिणाम 7 से अधिक होता है तो भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिणाम 7.5 से अधिक था। यहाँ देखिए भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगें उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंग कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरणों द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यह उपकरण मात्र एक कंपायन छड़ तथा लोलक होता है जो भूकंप आने का दोलन कंपन करने लगता है। इसके कंपायन तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा होता है। यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपों की तरंगें दिखाई देती है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना देते हैं। वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से रेक्टर बताया जाता है कि कितना भूकंप आया इसमें। भूकंप के बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं? तो भूकंपी क्षेत्र जहाँ पर भूकंप आने की अधिक आशंका होती है वहाँ रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार होना पड़ता है। भवनों की डिजाइन ऐसी बनानी चाहिए कि बड़े भूकंपों के झटकों से ये सह सके। किसी योग्य आर्किटेक्ट तथा संरचना इंजीनियर से परामर्श कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी चाहिए। अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की उपेक्षा मट्टी तथा इमारती लकड़ियों के उपयोग करने चाहिए। अलमारी तथा दीवारों इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना चाहिए और घंटी, फोटो फ्रेम, जल तापक दीवार इस तरह से मतलब इनको इस तरह से रखना चाहिए, टांगना चाहिए कि भूकंप आए तो ये किसी के ऊपर गिरे नहीं और नुकसान न पहुंचा सकें। भवनों विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशामक के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। यदि आप घर पर हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों से रुकने तक वहीं रुकें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है। यदि आप बिस्तर पर हैं तो वहीं नहीं, उनके सिर पर तकिए से बचाव करें। अगर आप घर से बाहर हैं तो भवन और वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान पर खोजें और धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कह दें कि धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचे। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर न निकलें। आइए अब हम देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या सीखा। तो कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश के 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। सजातीय आवेश और दूसरे प्रतिकर्षी तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं इसकी पहचान के लिए विद्युत दर्शी का उपयोग किया जाता है। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने से भूसंकरण होता है। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। तड़ित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकता है। तड़ित चालक भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाया जा सकता है। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा घर थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूपट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। पृथ्वी के प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। इन क्षेत्रों को बृहद क्षेत्र कहते हैं। किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिक्टर पैमाने की जाती है। रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति को अपार क्षति कर सकते हैं। हमें भूकंपों से बचाव करने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।